मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के लिए कायम पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने मुसव्विदा मंजूर कर लिया है, जिसे काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। नए मुसव्विदे में 26 तरमीम शामिल है, जबकि नए मुसव्विदे में एक बार फिर आईनी बेंच तश्कील देने की भी तजवीज़ की गई है। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले की दूसरी वजाहत जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको डॉक्टर साहब, सेनेट का इजलास जारी है, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किए जाने के इम्कानात है। वफाकी काबीना का भी इजलास जारी है। अजीब सा एक सूरत हाल है। मुझे नहीं पता कि इसमें ये जो बात हो रही है कि चीफ जस्टिस जो हैं उनको एक पार्लिमानी कमेटी तैनात किया करेगी। एक और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात आई है, इलेक्शन कमीशन, उसमें एक मैन मेड क्राइसिस है और इसकी मैं तो इसको समझने का कासिर हूँ। हुकूमत के लोगों को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि ये क्या है। मतलब ये कैसे, अगर फ़र्ज़ करें कि एक काबीना का इजलास हुआ और काबीना के इजलास में बहुत से मामला जो हैं वो दुरुस्त होते हैं और बहुत से मामला गलत फैसले हो जाते हैं। ये देखें ना, जैसे अभी मिसाल के तौर पे आप हुकूमत से पूछें, मौजूदा जो अरेंजमेंट है उनसे पूछें कि ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, तो वो कहेंगे कि जी काबीना के अंदर समरी से हुआ था, किसी ने देखा था, नहीं देखा था, तो वो चैलेंज नहीं हो सकता। तो इसी तरह से अगर वो हुकूमत तब्दील हो गई तो दूसरी हुकूमत आ गई, तो दूसरी काबीना बन गई, तो वो फिर कहेगी कि जी ये दूसरे चीफ जस्टिस होनी चाहिए। तो ये मुझे तो नहीं बिल्कुल समझ आ रहा इसका जो है ना, इसकी कोई, और बहुत सारे लोग होंगे उसमें, बहुत सारी पार्टियाँ होंगी, वो नाम चुनेंगी, फिर इत्तेफाक हुआ करेगा किसी जज के ऊपर, फिर वो जाएगा जज आगे, वो चीफ जस्टिस बनेगा, तो चाहेंगे तो हटा दे। मतलब मुझे तो, मैं इसको बिल्कुल समझने से कासिर हूँ। और फिर एक लॉबी हुआ करेगी नीचे से, वो 3 जज हमेशा देखा। मतलब ये बड़ी बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब, इसका कोई मुझे सर पे नहीं समझ में आ रहा। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है और बेजान बपा इसके नतीजे में। अच्छा, अब दूसरी जो बात है वो ये है कि ये हालात ख़राब हो रहे हैं मुल्क के अंदर। तो ये मैन मेड क्राइसिस खड़ा हो गया है, बहुत खौफनाक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बेवक्त का। हालांकि इस वक्त इश्यूज़ बिल्कुल मुख्तलिफ थे, इकॉनमी, सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट, जो कि मुख्तलिफ शक्लों में सामने आ रहा है। कभी मुजाहरे हो जाते हैं, कोई किसी ना किसी किस्म के मुजाहरे, लोग बेचैन हैं और परेशान हैं। वो कोई रिलीफ वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग इस वक्त, क्या बना, कैसे होगा FBI रिफॉर्म। ये अचानक ये पूरा तलपट सा जो सिस्टम हो रहा है, मुझे नहीं पता इस वक्त इसकी क्या ज़रूरत थी। अच्छा, ये जो है वो बहरहाल देखते हैं कि मामला किस तरह जाते हैं। लेकिन उसके साथ मैं वही बात कहता हूँ कि रीजन को अगर हम छोड़ देंगे ना, तो ये पाकिस्तान के अंदर का टर्मोइल ये कितना ख़तरनाक है इस वक्त, उसका हमें बाद में अंदाज़ा होगा कि ये कौन से लम्हात थे जब एक मजबूत फ़ैसले करने थे और यहाँ पर क्या सूरत हाल थी पाकिस्तान के अंदर। देखिए पहले तो YS अनवर के हवाले से, YS अनवर कल नशिस्त का अख्तिताम हो रहा था तो उस वक्त खबर आ रही थी, हमास ने आज तस्दीक कर दी और रात को फिर ये हुआ कि इसराइल की तरफ से भी बाकायदा इस बात की तस्दीक हो गई कि YS अनवर जो है उनको शहीद कर दिया गया। अच्छा, अब YS अनवर की जो अगर आप इसको अरब दुनिया के हवाले से देखें, मेरा ख्याल है कि इसराइल की फ़ौज ने और उनके जो इस वक्त वहाँ जो शख्सियात मौजूद हैं, उनको ये वीडियो जारी नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने जारी कर दी। ये वीडियो उनको जारी नहीं करनी चाहिए थी, वो सिर्फ एक तस्वीर जारी कर सकते थे। आपको याद है एक ज़माने में सद्दाम हुसैन के बेटों के हवाले से था कि जी क्या ज़िंदा हैं या ख़त्म, तो उनकी भी डेड बॉडीज़ की तस्वीरें अमेरिका से जारी की थी। डेड बॉडी की तस्वीर वो अगर वो मैयत की जारी कर देते तो उन्होंने जो आखिरी लम्हात दिखाए हैं YS अनवर के जी, उसमें 2-3 बातें जो हैं वो अरब दुनिया में YS अनवर को किस तरह से देखा जा रहा है वो शायद अंदाज़ा नहीं है इसराइल में लोगों को, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में देखा जा रहा है। पहली बात तो यही कि YS अनवर सुरंगों में नहीं थे, नंबर 1।
नंबर 2 कि वो यरगमालियों के दरमियान नहीं छुपे हुए थे, यानी ह्यूमन शील्ड नहीं थी। और एक ड्रोन कैमरे की फुटेज है। वो ड्रोन कैमरा जो है एक तबाह इमारत को दिखाता है, और उस तबाह इमारत जो है उसकी पहली मंजिल पे वो ड्रोन आता है। उसके बाद वो फर्स्ट उसकी पहली मंजिल के ऊपर वो जाता है, दीवारें उसकी तबाह हैं, और एक सोफ़ा है, उस सोफ़े पे एक शख्स बैठा है, जिस शख्स ने अपना सर और चेहरा स्कार्फ से जो है वो ढांप रखा है, और उसका एक बाजू जो है वो शदीद ज़ख्मी है, ठीक है। और वो ड्रोन की तरफ देखता है, और उसके बाद वो दूसरे हाथ से एक छड़ी उठा के ड्रोन की तरफ फेंकता है, और वो उसके बाद फिर ड्रोन कैमरा जो है वो टर्न हो जाता है। और उसके बाद फिर बहुत सारी तस्वीर सामने आ जाती हैं, जिन तस्वीर में याहिया सिनवर की जो है वो मैयत है, और याहिया सिनवर की उसके पास इजराइल के फ़ौजी खड़े हैं। अब यहाँ पे 2-3 बातें आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि याहिया सिनवर जो है वो लास्ट मैन स्टैंडिंग, कि वो याहिया सिनवर को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया, याहिया सिनवर को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया। याहिया सिनवर जो है वो मतलब ये तो आइडिया था ना गिरफ़्तार कर ले, एक अगर हाथ ज़ख्मी है और अकेला एक बंदा बैठा हुआ है सोफ़े पे, तो उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया, ये एक सवाल है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसके बाद फिर क्या हुआ, कैमरा टर्न हो गया तो वो तस्वीर उसके बाद नहीं आ रही। ज़ाहिर है वो स्टिक जो है वो यकीनन कैमरे पे लगी है, या कैमरा यकीनन उसी पे लगी है, कैमरा एकदम से टर्न होकर फुटेज बंद होती है वहाँ पे। अब उसके बाद जो इसराइल की फ़ौज के तर्जुमान हैं, उनका ये कहना है कि जी वहाँ पे 3 लोग जो है वो जनूबी गज़ा में इत्तेफाकिया तौर पे जो ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 3 लोग नज़र आए दारुल सुल्तान के इलाके में, और इसराइल की फ़ौज तो 3 लोग वहाँ जा रहे थे, तो उनके साथ फायरिंग का तबादला हुआ। उसमें से 2 जो हैं वो एक इमारत में दाखिल हो गए, और एक शख्स जो है वो एक इमारत में दाखिल हो गया। एक जो शख्स है वो 2 लोग शायद उसके गार्ड्स थे। अब ये इनका कहना ये है कि वो इसराइली फ़ौज ने कहा कि ये तो बूबी ट्रैप होगा, या फायरिंग शुरू हो जाएगी, या क्या होगा। तो ये इन्होंने ड्रोन कैमरे से फुटेज ली, और उसके बाद फिर ये हुआ, ये जो सोफ़े पे वो बैठी हुई हमारे सामने इमेज आ रही है याहिया सिनवर की, जो आखिरी इमेज है, उसके बाद इस इमारत को धमाके से उड़ा दिया गया। ये सामने सोफ़े पे याहिया सिनवर अपनी जगह बैठे हैं, और याहिया सिनवर इस इमारत को फिर उन्होंने बम से इसके ऊपर शेल गिरा दिया पूरा। लेकिन याहिया सिनवर की जो तस्वीर आती हैं वो याहिया सिनवर सोफ़े पे बैठे सामने वो नज़र आ रहे हैं। ये आखिरी मनाजिर हैं जिसमें वो एक बाजू उनका तकरीबन कटा हुआ है, और वो झुका हुआ चेहरा है उनका, और सर पे उन्होंने ये याहिया सिनवर, और सर के ऊपर उन्होंने जो है वो एक मफलर सा बांधा हुआ है। अच्छा, ये जो अब इशू है कि याहिया तो उसके बाद ये बिल्डिंग को उन्होंने इसके ऊपर बॉम्बिंग की, और बॉम्बिंग करने के लेकिन जो फिर ऑटोप्सी के लिए पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी को ले गए, तस्वीर आ गई थी इसी दौरान, लेकिन जब बॉडी ले गए वहाँ पे, तो उस बॉडी का फिर वो जो इसराइल के हुकाम हैं वो कह रहे हैं कि अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में याहिया सिनवर की एक उंगली जो है उसका एक हिस्सा उन्होंने पहले तो ये था कि पहले कल ही खबरें आ रही थी कि दांतों से हुआ, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि दांतों से भी हुआ डीएनए, और फिर उनकी उंगली का एक हिस्सा जो है वो मैचिंग के लिए वहाँ भेजा गया, और उससे कंफर्मेशन हुई याहिया सिनवर। लेकिन सवाल ये है कि वो तो यरगमालियों के साथ नहीं थे, और वो लड़ते लड़ते यानी इस मौके पे वो सरेंडर भी नहीं किया, और हथियार भी नहीं डाला, और लड़ते लड़ते जान दे दी, और मतलब वो इसराइली फ़ौज भी नहीं लड़ी या तो होता। अच्छा, वो एक बुलेट भी है सर में, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसके मुताबिक शेल फायर हुआ है जो कॉज ऑफ डेथ है, और सर में एक बुलेट तो एक बुलेट भी है। फिर उसके बाद वो तो फ़ौज क्यों नहीं लड़ी, या पकड़ा क्यों नहीं जिंदा। और उसका जवाब वो दे रहे हैं कि जी वो चूँकि हमें शक था कि यहाँ पे बूबी ट्रैप ना हो, और यहाँ पे जो है धमाके ना हो जाएं, तो फ़ौज जा नहीं रही थी, उनके पास हैंड ग्रेनेड भी शायद थे। लेकिन जो एक तस्वीर जारी हुई है जो उनके
सामान जो साथ मिला है उसमें तो हैंड ग्रेनेड नज़र नहीं आ रही है। तस्वीर अगर हम पहले वाली दिखा सकें तो उसमें तो एक तस्वीर है। तो ये याहिया सिनवर के आखिरी इसमें बाजू उनका कट चुका है लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहा। याहिया सिनवर ने सरेंडर नहीं किया। अच्छा, अब उसमें जो चीज़ें साथ आ रही हैं तो उसमें एक पासपोर्ट है और तस्बीह है और एक इसमें कुछ और अशिया इसमें नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसमें एक दवाइयाँ हैं गालिबन। अब ये असलहा जो है, अब ये इन्होंने दूसरा भी दिखाया है, साथ तस्वीरें जारी की हैं, लेकिन ये असलहा वहाँ पे अब बहरहाल। लेकिन इशू ये सारा कि ये गिरफ्तारी, अच्छा बाजू ये मैंने कहा ना, अरब दुनिया में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाजू कटा हुआ सरेंडर नहीं हो रहा, सरेंडर नहीं किया। और वो शिद्दत में, चूँकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा, या मुझे तो जो मैंने देखा, ज़ाहिर है कि फोरेंसिक रिपोर्ट तो नहीं है सामने आई, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बाजू कट गया है। वो कटा हुआ बाजू है और ब्लीडिंग, खून को रोकने के लिए याहिया सिनवर ने उसके ऊपर एक रुमाल बांधा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये खैर कैमरा हटता है और याहिया सिनवर की डेथ होती है और उसके बाद जो है वो उसके आते हैं सामने मनाजिर। तो ये कि उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, और ज़ाहिर है याहिया सिनवर के हमास ने भी कह दिया कि याहिया सिनवर जो है शहीद हो गए। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा। पहली बात तो ये है कि याहिया सिनवर की, ये देखें ना, हिजबुल्लाह की क़यादत जो है वो यानी सैयद हसन नसरुल्लाह और हमास के दो कायद बैक टू बैक, यानी पहले इस्माइल हानिया और फिर उसके बाद याहिया सिनवर। तो अब जो है वो एक पुराने जो ओल्ड गार्ड्स हैं उनमें से एक अभी जिनके तरफ ज़्यादा तवज्जो जा रही है वो हैं खालिद मिशाल। खालिद मिशाल जो हैं वो कतर में हैं और खालिद मिशाल वो हैं जो कि इस्माइल हानिया से पहले पोलिट ब्यूरो के सरबराह थे। वो शायद कतर में रहें, हो सकता है टर्की चले जाएं। अगर वो टर्की चले गए तो टर्की की सॉइल के ऊपर तो उनको नहीं हिट कर सकता इसराइल। लेकिन जो हमास के जो कैडर है जी, ये उनके जो अंदर बात चल रही है वो ये चल रही है कि याहिया सिनवर के उनसे 13 साल छोटे उनके भाई जो हैं वो मोहम्मद सिनवर जो हैं वो उनकी जगह संभालने जा रहे हैं। अच्छा, ये मोहम्मद सिनवर जो हैं ये 49 साल की इनकी उम्र है और ये भी कहीं गज़ा में ही हैं और ये जो हैं गज़ा में ही हैं और 13 साल छोटे हैं। और ये वो हैं जिन्होंने याहिया सिनवर जब जेल में थे 23 साल जेल में, एक उसमें रहे 3 साल पहले रहे, 23 साल जब जेल में थे तो 2006 में जो प्लान किया था, जो एक इसराइल की एक फौजी को अगवा करके और उसके बदले में जो 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी रिहा हुए थे, तो वो प्लान इनके भाई ने किया था, मोहम्मद सिनवर ने। और ये जो इसराइल की तरफ से, अगर ये हम पम्फलेट्स देखें, अगर फर्स्ट स्लाइड में दिखा सकें, तो उसमें जो इसराइल पिछले दिनों पम्फलेट्स फेंकता रहा होता है ना, पम्फलेट्स, तो उसमें याहिया सिनवर के नीचे मोहम्मद सिनवर का नाम नज़र आ रहा है। मोहम्मद दैफ से भी ऊपर, राफ़ा सलामा से भी ऊपर, याहिया सिनवर के नीचे दूसरा नाम जो आ रहा है वो इनके भाई का नाम है, मोहम्मद सिनवर। अच्छा, ये मोहम्मद सिनवर जो इनकी और याहिया सिनवर की कुनियत है कि दोनों अबू इब्राहिम है, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने अपने बड़े जो इनके बेटे हैं दोनों के, उनका नाम इब्राहिम है, तो दोनों की जो कुनियत है वो अबू इब्राहिम है। लेकिन इनके जो भाई हैं ये मोहम्मद सिनवर, उनकी पब्लिक अपीयरेंस बहुत कम है। कुछ एक आध फुटेज उनकी ऐसी है जहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज़ वो कैमरे के सामने आना और ये इससे उनकी बहुत ज़्यादा फुटेजेस नहीं हैं। लेकिन एक तो उन्होंने उस वक्त जो है वो जो अली शलीत को उन्होंने किडनैप किया था, जिसके नतीजे में फिर याहिया सिनवर और उनकी सबकी रिहाई हुई थी 2011 में। और अक्टूबर 7 अक्टूबर में भी इनके भाई की प्लानिंग थी बहुत ज़्यादा। इनके जो भाई हैं वो कस्साम ब्रिगेड, क्योंकि याहिया सिनवर अब मुकम्मल हमास के सरबराह हो गए थे, जो कस्साम ब्रिगेड है उसको इनके भाई देखें,
तो इनके जो भाई हैं मोहम्मद सिनवर, वो अब कसाम ब्रिगेड किसी और को देके और वो फिर मुकम्मल हमास की गालिबन क़यादत संभाल सकते हैं, जो हमास के अंदर जो बात चल रही है। अच्छा, उसके बाद तो एक तो ये देखते हैं कि उनकी अनाउंसमेंट होती है और कब होती है। ज़्यादा चांसेस उनके हैं, खालिद मिशाल के चांसेस कम हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, अब अगला मरहला क्या है, क्योंकि जो नेतन्याहू हैं, जी। नेतन्याहू ने इसके बाद एक स्पीच की और उसमें कहा कि भाई ऐसे हुआ है और हमने जो है अभी ये जंग आगे जाएगी, आगे की तरफ बढ़ेगी और ये तो अभी ख़त्म नहीं होगी और अभी तो वक्त है। और बहुत ज़ाहिर है कि एक हमास के सरबराह को मतलब असैसिनेट करना और ये इत्तफाकिया हुआ, तो वो तो एक बड़ी कामयाबी इस वक्त इसराइल के लिए। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके नतीजे में अब व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, जो प्रेसिडेंट बाइडन है, प्रेसिडेंट बाइडन जब ये सारा कुछ हुआ तो वो जर्मनी में जो रैमस्टीन एयरबेस पे जो एक यूक्रेन से मुतालिक एक समिट वहाँ होनी थी जो कि कैंसिल हो गई थी हरिकेन मिल्टन के बाद, तो उन्होंने ये आप समझ लें कि प्रेसिडेंट बाइडन का आखिरी गैर मुल्की दौरा है गालिबन, क्योंकि चंद दिनों के बाद तो इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो उन्होंने यूरोप का दौरा किया और यूक्रेन के हवाले से वो जर्मनी में पहुँचे और वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट मैक्रोन से भी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से, बाकी यूरोपियन लीडर्स के साथ होने वाली है, हो रही है बल्कि, और छोटा दौरा है। और उसके बाद वो तो उन्होंने वहाँ पर पूरी कोशिश ये की कि भाई इसको उन्होंने कहा कि एक तो ये कहा कि ये बड़ा अच्छा हुआ है, ये एक पीस अमन का एक वक्त है, लम्हा है, और दूसरा ये कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है अगले 3-4 दिनों के अंदर मशरिक़ वस्ता का दोबारा दौरा करेंगे और वो जो सीज़ फायर है उसके मामले को आगे बढ़ाएंगे। नेतन्याहू ने वहाँ से कहा कि तो सीज़ फायर ही तो जंग आगे बढ़ेगी अभी। हमास ने कहा कि हम तो इसको, ये तो हमारे अभी आगाज़ है और हम तो इस पर बदला लेंगे और सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम यहाँ पे मामला को ख़त्म करें। अच्छा, अब ये देखना है कि ये मामला सीज़ फायर की तरफ जाता है, क्योंकि जो बाकी लीडर्स हैं, मगरबी लीडर्स और बाकी लोग भी, वो अब कह रहे हैं कि भाई इसको सीज़ फायर, और शायद जो ईरान के ऊपर एक मामला था कि हुतीज़ पे, लेकिन हुतीज़ अपनी जगह मौजूद हैं। अच्छा, हुतीज़ की तरफ से अभी जवाब नहीं आया, वही जो मैंने कल बात की थी कि वहाँ पर जो B-2 जो बॉम्बर्स हैं, B-2 और B-52 ये दोनों हैं, ठीक है ना, B-52 भी इस्तेमाल हो रहे हैं और B-2 भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, तो इनको जो है वो और ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं और दोनों बड़े कमाल के स्टेल्थ, उनके जो ऑपरेशन है उसमें ये दोनों उनके बड़े ज़बरदस्त हैं, तो वो उसमें वो भी इस्तेमाल हुए हैं और वो भी इस्तेमाल हुए हैं, ये अफ़गानिस्तान में भी और वहाँ पर भी। B-2 कंपैरेटिवली नया और वो बंकर बस्टर ज़्यादा है, लेकिन वो जो B-52 और B-52 पुराना वो जो चला आ रहा है। एनीवे, अब ये है कि वो इसमें देखना ये है कि क्या ईरान पे अब इसराइल अटैक करेगा और क्या ईरान जवाब देगा इस सिनेरियो में, और क्या यहाँ पर सीज़ फायर होगा या नहीं होगा। अच्छा, फ्रांस बहुत एक्टिव है सीज़ फायर के लिए, और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बात की है सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी बात की है, और कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो उनके वज़ीर आज़म भी हैं, और वो तो वो हैं जो कि मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अतानी जो हैं, जो कि इस पूरे सीज़ फायर के अंदर जिन्होंने एग्रीमेंट करवाने की बहुत कोशिश की बाकी मुल्कों के साथ, उनके साथ भी सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बात की है कि इसको मामलात को आगे बढ़ाए जाएँ। लेकिन सवाल ये है कि इसके नतीजे में अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि ये मामला आगे सीज़ फायर की तरफ जाता है या उसी तरफ जाता है जहाँ पर इसराइल ने कहा था कि हम अटैक करेंगे, क्योंकि इसमें दिन रह गए अब कम। सेक्रेटरी यानी प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो, उनका जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वो यहाँ पे यूक्रेन समिट से वो खिताब कर रहे हैं, और ये जो है ना जर्मनी में उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है, और ये उनको ख़ास वहाँ पे मेरिट जो मुख्तलिफ मेडल्स वगैरह और टाइटल्स और बहुत कुछ दिया जा रहा है प्रेसिडेंट बाइडन को,
और इससे पहले 87 में ये जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ है रैमस्टीन एयर बेस पे, तो 87 में जब रोनाल्ड रेगन वहाँ गए थे तो उन्होंने वहाँ पर एक टीयर डाउन दिस वॉल करके एक जो है बर्लिन वॉल के बारे में, मिस्टर गॉर्बाचोव टीयर डाउन दिस वॉल, एक उन्होंने नारा बुलंद किया था जिसके ऊपर बड़ा बड़ा एक वो एक समझें कि एक यादगार उनकी स्पीच है प्रेसिडेंट रेगन की, मिस्टर गॉर्बाचोव टीयर द वॉल। ठीक है, तो उस वक्त उनको बड़ा जो है वो उनका शानदार जो है इस्तकबाल हुआ था वहाँ पे प्रेसिडेंट रेगन का। उसके बाद वही जो उसी तरह से जो वेलकम है और ये सारी जो वो प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए हो रही है। लेकिन वहाँ ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा है कि मैं सबसे मिलूंगा, वो एक आदमी से नहीं मिलना चाह रहे, और उस आदमी का मेरे ख्याल से 20 के करीब ममालिक हैं जिनके सरबराहान मौजूद हैं यूरोप के, सबसे मिलने के एक आदमी से वो चाह रहे हैं कि मैं मिले बगैर जल्दी निकल जाऊं, और उस आदमी का नाम है ज़ेलेंस्की। अच्छा ज़ेलेंस्की ने, लेकिन यूक्रेन के फ्रंट पे बड़ी, ये मैं बात करूँ यूक्रेन के फ्रंट पे बड़ी अजब डेवलपमेंट हुई है, बहुत अजब डेवलपमेंट। एक तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये 12th उन्होंने कहा कि रशिया विल स्टॉप वॉर 12th, रशिया विल स्टॉप वॉर इफ नेटो इनवाइट्स यूक्रेन टू ज्वाइन। एक ही रास्ता है कि जंगबंदी का कि नेटो हमें अपने शामिल करे, और उसके बाद जो है वो मतलब क्योंकि नेटो और रशिया की डायरेक्ट जंग हो जाएगी तो रशिया डर के जंग बंद करेगा। तो ये तो फटा पड़ा हुआ है काफ़ी अरसे से, वो जंग शुरू इसीलिए हुई है। लेकिन दूसरी जो बात है जो ज़्यादा सीरियस है, अच्छा ज़्यादा सीरियस बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने ये कहा कि 10,000 या 12,000 नॉर्थ कोरिया के लोग रशिया आ गए हैं यूक्रेन से लड़ने। नॉर्थ कोरिया आ गया है रशिया यूक्रेन से लड़ने। अच्छा, ये बात अगर ज़ेलेंस्की कहते, ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ टाइम, ठीक है ना, 22 टाइम मैगजीन को मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने, अब ये बड़ा बहुत खौफनाक इल्ज़ाम है कि नॉर्थ कोरिया के 10,000 लोग आ गए हैं रशिया और वो लड़ने जा रहे हैं यूक्रेन से। अच्छा, इस बात को जो है वो मैं ज़ाहिर है ज़ेलेंस्की ने एक बात की तो बंदा कहता है यार ज़ेलेंस्की ने की है तो वो असला मांगना चाह रहे हैं, ये मांगना चाह रहे हैं, नॉर्थ कोरिया कहाँ से आ गया बीच में। लेकिन फिर ये हुआ है आज कि जो साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस सर्विस है, साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस सर्विस, वो साउथ कोरिया जिसके और नॉर्थ कोरिया के दरमियान तलखी चल रही है और वो जो आपस में रेल्स वगैरह उड़ा दी, साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस ने ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यूक्रेन से लड़ने पहुंच गए। अब ये साउथ कोरिया वो है जो कि अमेरिका का पार्टनर, बहुत क्लोज पार्टनर है उनकी, और मैं यहां पे कोट कर रहा हूं वॉशिंगटन पोस्ट 25 स्लाइड, ये बात यूक्रेन कहता ना तो शायद उसको, लेकिन चूंकि साउथ कोरिया की तरफ से बात हुई है 25 और 26, अब ये साउथ कोरिया का जो कहना है कि नॉर्थ कोरिया के लोग जो हैं वो रशिया में मौजूद हैं और वो यूक्रेन से लड़े, यानी इंडोर्स कर दिया उसने इस बात को, तो ये एक ट्रिकी बात है कि साउथ कोरिया के लोग कि साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस ने इस बात को इंडोर्स किया कि नॉर्थ कोरिया के स्पेशल फोर्सेस पहुंचे। इन्होंने खैर 1500 का नंबर दिया है, उन्होंने ज़ेलेंस्की ने उसको 10,000 और 12,000 का है। लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया के लोग, नॉर्थ कोरिया क्या इन्वॉल्व हो गए? नॉर्थ कोरिया इन्वॉल्व है अगर यहाँ पे, तो फिर चाइना कहाँ है, फिर नॉर्थ कोरिया कैसे है, फिर तो मतलब एक कहानी में पेचीदगी इसलिए आ गई है कि ये इल्ज़ाम नॉर्थ कोरिया के ऊपर साउथ कोरिया ने लगाया है कि वो यूक्रेन में रशिया के साथ लड़ रहे हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मामला हो गया। ज़ेलेंस्की ने तो बल्कि यहाँ से कह दिया, जो उनका कीव ये जो 23rd स्लाइड है, कि फर्स्ट स्टेप टू वर्ल्ड वॉर, जंगे अजीम की तरफ पहला कदम यह है कि नॉर्थ कोरिया प्रिपेयरिंग 10,000 सोल्जर्स टू ज्वाइन रशियाज वॉर, ये 23rd। अच्छा, मतलब है कि वर्ल्ड वॉर ऐसे हुई थी ना,
एक मुल्क दूसरे मुल्क में फ़ौजें उतर गई, तीसरा मुल्क अलायंस बन गए, ये हो गया फटा। तो ये ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये पहला कदम है आलमी जंग की तरफ, वर्ल्ड वॉर की तरफ, कि नॉर्थ कोरिया यहाँ पहुँच गए हमसे लड़ने। अब नॉर्थ कोरिया अगर यूक्रेन से लड़ रहा है तो ये अब यहाँ पर नेटो क्या करेगा, और मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया उधर भी जाहिर है कि उधर वो साउथ कोरिया को एंगेज कर रहा है, उधर ताइवान, उधर वो सारे इश्यूज हैं पैसिफिक के, और नॉर्थ कोरिया इधर। तो बहरहाल साउथ कोरिया की तरफ से जो इल्ज़ाम है ये काफ़ी संगीन है। अच्छा, तो अब ये जो मामला है जो स्टार्ट या ये सितंबर के बाद, एक तो ये कि सीज़ फायर क्या होती है, नहीं होती, किस कंडीशन पे, लेबनान, ईरान की तरफ से एक इंडिकेटर, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो टर्की में है, वो इजिप्ट से टर्की पहुँचे हैं, और उससे पहले वो कतर ये दौरा सारा करके, और तो वो जो है वो ईरान जो है वो इस वक्त मतलब 17-18 दिन हो गए तो इसराइल ने अटैक नहीं किया। फर्स्ट वाला क्या इसराइल अभी अटैक करेगा, तो वो जो थर्ड मिसाइल्स हैं वो जो वहाँ पे आए हैं वो मतलब अमेरिका किसी और तरफ दुनिया में कोई वाक़या होता है तो सब फिर एकदम से वो सारा चेस बोर्ड हिल जाता है। तो व्हाट नेक्स्ट, क्या सीज़ फायर होगा, क्या एक्सकेलेशन होगी, क्या किस तरह से होगा, ये यूक्रेन का मामला किस तरफ जा रहा है। फिर अगले हफ्ते एक और बहुत बड़ा इसी से मुतालिक इवेंट होने जा रहा है। अब वक्फा ले, मेरे ख्याल से उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि इससे ये पूरा जो सिनेरियो है जी, इस सिनेरियो में से एक नई पिक्चर इमर्ज हो रही है और वो अगले हफ्ते हो रही है। जी, ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक और वजाहत आई है। क्या मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो अब आखिरी मराहिल में है? नहीं, ये तो जो भी कुछ है बस अब होगा, क्योंकि ये टकराव अच्छा नहीं है अदारों का, और मतलब ये बिल्कुल गलत है, और मेरा ख्याल है इसका कोई रास्ता अफ़वाम व तफ़हीम से निकलता तो बहुत मुनासिब था। लेकिन ये कि ये बात जो है ये बड़ी अजब सी हो जाएगी, और ये किसी अच्छे रुख पे नहीं जाएगी। या तो सब बैठ के इसको तय करेंगे, वरना ये कि ये अदारों का टकराव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो देखते हैं कल तक क्या सूरत हाल सामने आती है और ये क्या मुशावरत होती है सबसे। मैं जो बात कह रहा था कि अगले हफ्ते के हवाले से जी, ये एक तो ये कि पूरी कोशिश हो रही है इस बात की, जो प्रेसिडेंट बाइडन, मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, अरब ममालिक, इवन रशिया, चाइना, सारे सब वो इस वक्त सीज़ फायर के लिए पूरी कोशिश हो रही है कि सीज़ फायर हो जाए। और अगर सीज़ फायर होता है तो वो फिर एक ब्रॉडर सीज़ फायर होगा, ज़ाहिर है उस पर लेबनान के वाले से भी होगा, फिर फिलाडेल्फी कॉरिडोर, इजिप्ट के साथ, वो अलग अलग फिर सारे मामला। लेकिन ये कि ये अच्छा, हमास की लीडरशिप जो है, अगली लीडरशिप, अगर वो खालिद मिशाल की सूरत में होती है या वो होती है मोहम्मद सिनवार की सूरत में, दोनों सूरतों में वो उसका मतलब एक टाइम लगेगा दोबारा, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा उनकी जो लीडरशिप है, अनलाइक हिजबुल्लाह चूँकि लेबनान में है तो वो मूव कर रही है, हिजबुल्लाह के लोग मूव कर रहे हैं सीरिया में भी, इराक में, आगे पीछे, क्योंकि ओपन है। तो इसलिए वहाँ पर इतना मसला नहीं जितना मसला गज़ा में हमास के साथ है। हमास वो बिल्कुल एक जगह पे ट्रैप होके, और वो अंदर अगर मोहम्मद सिनवर उनके भाई छोटे, उनका ऐलान होता है तो वो भी अंदर ही गई। अच्छा, अब ये देखना ये है कि ये अब रुकता है मामला या ये ख़राबी की तरफ जाता है। ख़राबी की तरफ जाता है तो फिर इसमें और अटैक्स होंगे और इसमें मामला उलझेंगे। तो सीज़ फायर के लिए कोशिश हो रही है। अच्छा, अगला हफ्ता क्यों इम्पोर्टेंट है? अगला हफ्ता इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 22 तारीख से 24 तारीख तक ब्रिक्स का सरबराही इजलास हो रहा है रशिया में। अच्छा, ब्रिक्स का सरबराही इजलास हो रहा है रशिया में, और वहाँ पर जो काज़न का इलाका है, काज़न का शहर जो है, वहाँ पर जो कन्फर्मेशन हुई है सबकी हो गई है। ब्राज़ील से उनके जो है वो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुँच रहे हैं, और शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। ब्रिक्स का सरबराही इजलास मॉस्को, ये काज़न के इलाके में हो रहा है। ये 22
अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक का ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये सारी शख्सियात हैं, और ये ज़हन में रखें कि जो ब्रिक्स है वो अब ब्रिक्स प्लस होने के बाद उसमें सऊदी अरेबिया, अच्छा सऊदी अरेबिया का थोड़ा सा एक वो चल रहा है एक मामला कि वो हैं नहीं, मतलब वो शायद MBS जाते हैं नहीं जाते, ये भी देखना होगा, क्योंकि वो हैं उधर सऊदी अरेबिया ने तो बहुत ज़्यादा इसमें ब्रिक्स में बड़ा फाल रोल है ब्रिक्स का, लेकिन वो मुकम्मल मेंबरशिप या थोड़ा सा उनकी कोई सिलसिले वगैरह बहरहाल वो मुमकिन है जाएँ, मुमकिन है वो ना जाएँ, लेकिन ये बाकी मुल्कों से, अच्छा इजिप्ट और UAE, और सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पर इस वक्त ये इन मुल्कों में से सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई ब्रिक्स के वहाँ पर मौजूद होगा तो वो ईरान होगा। ईरान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है, इथोपिया भी है, इंडिया भी है, ठीक है ना, चाइना भी है। अच्छा तो अब सूरत हाल ये है कि पहले तो हम ये कहते थे ना कि क्या इंडिया और चाइना के दरमियान कहीं बातचीत होती है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोई अलेक्स लाइक होती है, शी जिनपिंग के साथ नहीं होती, लेकिन अब सबकी नज़रें जो हैं वो ईरान के ऊपर भी हैं इस सिनेरियो में कि ईरान के प्रेसिडेंट के साथ वो तस्वीरें उतर रही हैं सबकी, और सारा वो जो ब्लॉक है, तो फिर क्या सिचुएशन वहाँ पे डेवलप होती है। तो ये अब ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आ रहा है, और इससे पहले इसी दरमियान कोशिश हो रही है कि सीज़ फायर हो जाए, सीज़ फायर हो जाए, सीज़ फायर हो जाए, सीज़ फायर हो जाए। लेकिन वो सीज़ फायर जो है, सवाल ये है कि जो हुतीज़ हैं, हुतीज़ वही मैंने बात की ना कि जो वहाँ पे जो B-2 बॉम्बर्स ने अटैक किया है वहाँ पे, ये स्टेल्थ जो हैं ये बड़े इसके पहले भी बात में कर चुका हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त उनके ऊपर टेक्नोलॉजी। तो B-2S जो है इस वक्त वो एक्टिव है, B-52 भी हैं इनके, B-1 भी हैं, ये B सीरीज़ जो है पूरी। तो इसमें जो है वो अब देखना ये है कि हुतीज़ के पास कितनी उनके पास कैपेबिलिटी कितनी है, क्या वो फर्दर अटैक्स कर सकते हैं रेड सी पे या बाब मंदलब पे, या वो नहीं कर सकते, या ये है कि उनके पास जो अंडरग्राउंड जो उनके वेपन्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। एक और दरमियान में जो बात है, मैं इसमें 2 मिनट लूँगा, वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो CC-1 को चार्जशीट कर दिया अमेरिका ने कल, और चार्जशीट कर दिया, और वो हैं विकास यादेव। ना सिर्फ ये कि चार्जशीट कर दिया, वो कि पन्नू जो उनके सिख रहनुमा को अमेरिकन सॉइल पे, अब वो निजर अलग हैं कनाडा के जो कत्ल हो चुका है, ये अलग हैं जो कि प्लान जिनका हो रहा था, पन्नू और निकल गुप्ता और ये, तो अमेरिकन कोर्ट ने चार्ज कर पहली दफ़ा एक तो बाज़ाब्ता नाम लिया CC-1 का कि ये कौन है CC-1, ना सिर्फ नाम लिया बल्कि वो इश्तिहार जारी कर दिया FBI ने। मतलब ये बड़ी हैरान कुन बात है कि FBI ने बाकायदा इश्तिहार जारी कर दिया वांटेड के नाम से, और उसके मुताबिक ये जो सेकंड ये विकास यादव, और ये जो है मर्डर फॉर हायर, कंस्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर, मनी लॉन्ड्रिंग कंस्पिरेसी, और वो हरियाणा से ताल्लुक़ है, और विकास और अमानत की कोड वर्ड से ये बात करते हैं, और ये 175 पाउंड वज़न है, नेशनलिटी तस्वीर जारी कर दी पूरी। मतलब ये बड़ी अजीब बात है यूनिफॉर्म में, तो ये बड़ा अजीब सा मामला। और वो नीचे फिर क्वेश्चन कि इसको जहाँ देखा जाए तो आसपास जो है वो US एम्बेसी से रब्ता किया जाए। अब ये FBI है, एक तो है ना कि कोर्ट ने जारी कर दिए, समन जारी किए, वो ठंडा ठंडा, मैं कह रहा हूँ ना कि ये इसका ये देखना है कि इसका कल्मिनेशन पॉइंट क्या है, ये इस ताल्लुकात का ये जो सारा है इंडिया और अमेरिका और 5 आइज़ के ताल्लुकात, ये अनफोल्ड होते हैं, तो इसमें कहीं तो बहुत देखें अदालत की तरफ से बात आ गई, चलें बात चल रही है, चले फिर उन्होंने लीक की खबर, वाशिंगटन पोस्ट में आ गई, फाइनेंशियल टाइम्स में छपी, न्यूयॉर्क टाइम्स में, आज उनके अखबार भरे हुए हैं, ठीक है ना, आज उनके अखबारों ने इसको उठाया हुआ है हर जगह। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स 18th ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी हुई है, फिर उसके बाद ये कि 15 देखें फाइनेंशियल टाइम्स ने दिया हुआ है, तो सारे अखबार में रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूँ कि एक तो एक वारंट जारी कर दिया, खामोशी से चलें जी गल मुकाओ, एक ये है कि पूरा आपने उसके बंदे की तस्वीर FBI वांटेड जो कोई देखे, अमेरिकन एम्बेसी से रब्ता करे और वांटेड FBI की, तो ये अनयूजुअल है।
इस मरहले पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रशिया का विजिट है, वो जाहिर है कि एक मैसेज कन्वे करेगा इंडिया की तरफ से वेस्ट को। वो भी टाइमली आ रहा है, लेकिन वो जाहिर है कि कोई ऐसी बात तो वहाँ नहीं होगी। लेकिन यह है कि वो बहरहाल एक फोरम दूसरा है जो कि मुतबादिल प्लेटफॉर्म है। और मैंने आपसे कहा ना कि ये बड़े कॉम्प्लेक्स ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं दुनिया में। कौन किधर किसके साथ, कौन सा मुल्क खड़ा है, कौन सा नहीं खड़ा, किस तरफ क्या सिचुएशन होती है। और मतलब ये देखें ना कितनी, मतलब साउथ कोरिया कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया के लोग पहुंच गए हैं रशिया। साउथ कोरिया बहुत करीबी इत्तेहादी है अमेरिका का, उसके उनके पूरे। तो अगर, लेकिन साउथ कोरिया पे तो अटैक नहीं हुआ भाई। साउथ कोरिया तो कह रहा है कि हमारी स्पाई एजेंसी कह रही है कि नॉर्थ कोरिया के लोग वहां पहुंच गए। अब नॉर्थ कोरिया के लोग अगर यूक्रेन में पहुंच गए लड़ने, तो क्या नेटो नॉर्थ कोरिया से लड़ेगा? अगर सही भी है ये, तो नॉर्थ कोरिया से कैसे लड़ेगा वो? नॉर्थ कोरिया तो उधर है, पैसिफिक में है। मतलब ये जो है ना, ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। और ज़ेलेंस्की जो कह रहा है कि ये सेकंड, ये जो वर्ल्ड वॉर की तरफ पहला स्टेप है, तो इसके बारे में इतनी कॉम्प्लेक्स, अभी इतना एक कॉम्प्लेक्स चेस बोर्ड है पूरी दुनिया का इस वक्त, जो एक नया अभी जिसकी शक्ल वाज़ेह नहीं हो पा रही कि कौन कहाँ पे है। अब उस पूरी पिक्चर में यहाँ पर आप देखें तो मतलब तरामीम की शिक नंबर, इसमें तब्दीली, और एक आईनी कमेटी बैठी हुई है, और एक ये बेटा कहेंगे यार एक मिनट हट जाओ, समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग। हम या तो समझ नहीं पा रहे, या समझ रहे हैं तो, या समझना नहीं चाह रहे। ये क्या इशू है हमारे यहाँ पे? प्रॉब्लम है इकोनॉमी, सिक्योरिटी का। अच्छा, अब ये जब सिक्योरिटी क्राइसिस है, मैं कहता हूँ आने वाले दिनों में सिक्योरिटी का बहुत डिफरेंट अंदाज में होंगे मामला। ये जो काइनेटिक में कैसे, ग्रे जोन में वॉरफेयर, वेपन्स कैसे, टेक्नोलॉजी आगे बहुत, फिर ये सोशल अनरेस्ट आपका फैल रहा है मुल्क में, फिर अजीब सूरत हाल एक बपा है। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि इन हालात में ये हम क्या बखेड़ा लेके बैठ गए। इंटरनेट बंद हो जाता है, फिर वो मुजाहिर, मतलब ये इसको ठीक करना फौरी तौर पे बहुत ज़रूरी है। हालात ना मुल्क के अच्छी हैं, ना आपके उस पड़ोस के अच्छी हैं। तो इसलिए हम तो गुजारिश कर सकते हैं, और रोज़ाना गुजारिश करते हैं कि भाई ये इन चीज़ों को काबू करें। क्योंकि मतलब दुनिया में आप देखें हो क्या रहा है, आसपास आप देखें क्या हो रहा है, और हमारे यहाँ क्या एसयू समिट कितनी अच्छी गई यहाँ पे, सुकून से हो गई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसके बाद जो बहुत अच्छी गई, बड़ी कामयाब गई, उसके बाद ये फिर टर्म शुरू हो गया। तो देखते हैं किस तरह जाता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए।